हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप संविधान की 8वीं सूची के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज हम संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, जिनकी संख्या वर्तमान में 12 है और मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। तो हम देखते हैं आखिर ये अनुसूचियां हैं क्या। अनुसूचियों को अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 12 है। तो एक एक करके हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची। संविधान की पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, या राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, यानी इसमें भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम दिए हुए हैं संविधान की पहली अनुसूची में। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और संघ और राज्य क्षेत्रों के साथ साथ उनके न्यायिक क्षेत्र भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। सिंपल सा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र किस में दे रखे हैं, तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। यहाँ पर संघ का मतलब हमारे भारत देश से है, भारत से, भारत और उसके राज्य। जैसे राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश कहाँ लिखा हुआ है इस पहली अनुसूची में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब नाम दिए हुए हैं पहली अनुसूची में। इसके बाद दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के भत्ते, परिलब्धियां, व विशेषाधिकार दिए हुए हैं, ठीक। उनको जो प्रिविलेजेस मिल रखे हैं उनके बारे में, उनको जो अलाउंस मिलते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। वेतन, भत्ते इत्यादि से आप इसका मतलब लगा सकते हैं कि पदाधिकारियों के वेतन कहाँ दिए हुए हैं। तो कुछ कौन से पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में यहाँ पर वर्णन है, वो हमको देखना है। जैसे दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, इसके अलावा और भी पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन, उनके भत्ते, उनके विशेषाधिकारों का वर्णन कर रखा है। इतना डिटेल में इसको पूछता भी नहीं है, आपको बस याद रखना है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप ध्यान रखेंगे दूसरी अनुसूची में। इसके बाद आता है तीसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान। जैसे संसद के सदस्य, संघ के मंत्री, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि, इन सब की शपथ का प्रावधान कहाँ पर है, यहाँ अनुसूची 3 में है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में आती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर शपथ का प्रावधान, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान। तो आप 3 से शपथ याद रखें। 3 में आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 ऐसे त्रिशूल जैसा बनेगा, 3 ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, 3। तो मान लीजिए त्रिशूल है, ठीक। तो शपथ लेते समय त्रिशूल पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली जा रही है, शपथ ली जा रही है, आप ऐसे इसको ध्यान रख लो। तो 3 नंबर से क्या आएगा, शपथ, ठीक है, शपथ आती है। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों, यानी यूटी के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। यानी राज्यों को, किस किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें दी जाएंगी, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राज्यसभा सीटें दी जाएंगी, इस बात का आवंटन, इन सीटों का आवंटन कहाँ किया गया है, अनुसूची 4 में। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अनुसूची 4 में।
इसके अलावा फिर अब आती है 5वीं अनुसूची, इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर आता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। और आपको ध्यान ये रखना है कि वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 10 है। कितने राज्य इसके अंतर्गत आते हैं? 10 राज्य आते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 5वीं अनुसूची से संबंधित एक कानून है जो कि 1996 में पास किया गया था, जिसका नाम है पेसा 1996। इसकी फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कानून किस समिति की सिफारिश पर आया था, इसको भी आपको याद रखना है। ये कानून आया था दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। इसको एग्जाम में भूरिया समिति कहा जाता है, लेकिन जिन व्यक्ति की सिफारिश पर ये आया उन व्यक्ति का पूरा नाम है दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। और ये एक 22 सदस्यों वाली समिति थी। इस समिति में कितने सदस्य थे? 22। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पेशा का संबंध कौन सी अनुसूची से है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि पेशा का संबंध 5वीं अनुसूची से है। और वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य। ठीक, 10 राज्य आते हैं। ठीक, इसके अलावा फिर आता है 6ठी अनुसूची, 6th। ठीक, 6ठी अनुसूची, 6वीं यानी 6ठी अनुसूची। अब 6ठी अनुसूची में क्या है, ये ध्यान से सुनिए। 4 राज्यों के नाम याद कर लीजिए। जब भी एग्जाम में उन 4 राज्यों के नाम दे और आपसे पूछे इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख कहां पर किया गया है, आप कहेंगे 6ठी अनुसूची में किया गया है। कौन से हैं वो राज्य? तो ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान ये 6ठी अनुसूची में किया गया है। यानी आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध 6ठी अनुसूची से है या 6ठी अनुसूची से नहीं है। तो किन राज्यों का संबंध 6ठी अनुसूची से है, तो आपको कितने राज्यों के नाम याद रखने हैं? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं, यहां पे लिख लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, ATMM या फिर इसी को आप लिख सकते हैं TMAM, तमाम। ठीक, कौन से राज्य? तमाम। TMAM, तमाम, यानी त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम। आप कैसे भी याद कर लें, 4 राज्य हैं, ज़्यादा राज्य हैं भी नहीं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 4 राज्यों का संबंध किससे है? 6ठी अनुसूची से है। उनके जनजातीय प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। ये हमारी 6 अनुसूचियां हो गई। अब 7वीं अनुसूची देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, तो पेशा की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी ने। अगर आपको ये मतलब समझ में नहीं आया कि पेशा का हिंदी में मतलब क्या, मैं आपको एक बार हिंदी में बता दूं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। ठीक, पंचायत में क्या, पंचायतों का विस्तार कहाँ तक? अनुसूचित क्षेत्रों तक। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार अधिनियम 1996 में आया। ये कई बार डेट पूछी जा चुकी है, कब आया है? 1996 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची
और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। कितनी सूचियों का? 3 सूचियों का। ये आपको याद रखनी है। पहली है संघ सूची लिस्ट, यानी पहली संघ सूची यानी फेडरल लिस्ट। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हमारे पास है और इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, इस बात को आपको याद रखना है। पहली कौन सी है? संघ सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? केंद्र सरकार यानी संसद के पास। कौन कानून बना सकता है? केवल केंद्र सरकारें। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं जिनके तहत केंद्र सरकार भी इन पर कानून बना सकती है, लेकिन वो अपवाद हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। अभी आपको याद रखना है कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? राज्य सरकारें या राज्य की विधानसभाएं। तीसरा, समवर्ती सूची। इस सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर केंद्र सरकार तो कानून बनाती ही है, इसके अलावा राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। और अगर इस सूची में मान लीजिए कोई एक विषय दिया है और उस विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और दोनों के कानून का टकराव हो गया, उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस चीज को भी याद रखिएगा। तो 3 सूचियों का वर्णन कहां पर है? 7वीं अनुसूची में, याद रखना है। अब देखिए, मूल रूप से जब यह सूची बनी, संघ सूची में 97 विषय हुआ करते थे। कितने? 97 विषय हुआ करते थे संघ सूची में। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 100। फिर राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे और इनकी संख्या अब हो गई है 61, यानी ये पहले था मूल रूप में। ठीक, मूलतः 97 विषय, मूलतः 66 विषय, लेकिन अब वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 100। और वर्तमान में अब कितनी हो गई है राज्य सूची में? 61। और यहाँ पर जो विषय हुआ करते थे वो हुआ करते थे 52 और इनकी संख्या बढ़कर हो गई है अब 57। तो पहले इसमें कितने होते थे? 52, अब कितने हो गए? 57। तो देखिए, राज्य सूची में विषयों की संख्या घटी है, जबकि संघ सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या बढ़ गई है। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 8वीं अनुसूची, और इस अनुसूची का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने पूरा इसको डिटेल में देखा था। ठीक है, 8वीं अनुसूची, और इसमें है आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। ठीक, हमारी संघ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को अपनाया गया है उसका उल्लेख है। और मैं आपको यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं कि मूल रूप से संविधान में 14 आधिकारिक भाषाएं थी। कितनी? 14। लेकिन समय के साथ साथ 8 भाषाओं को और जोड़ा गया +8, और वर्तमान में ये कितनी हो गई? 22। तो ध्यान रखना है, वर्तमान में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, और इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, और अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी का। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ मैंने 22 की 22 भाषाएं मैप के माध्यम से बताई हैं, नक्शे के माध्यम से भारत का मैप बनाकर कि कौन कौन सी वो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए ये 8 अनुसूचियां तो मूल रूप से संविधान में थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। अब उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं एक बार। अब देखिए, संविधान लागू होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ पूरी तरह से। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उस समय। लेकिन संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद इसमें संशोधन हुआ, और पहले संविधान संशोधन 1951 से हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं। तो 9वीं अनुसूची, ठीक, 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 9वीं अनुसूची, तो देखिए
9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो सबसे पहले याद रखना है आपको, पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। और दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, इसमें क्या था, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान थे। भूमि सुधार प्लस जमींदारी प्रणाली उन्मूलन। ठीक, उस समय देश आज़ाद हुआ था और देश में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स किए जा रहे थे और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन धीरे धीरे किया जा रहा था, जिसके लिए हमें नवी सूची की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि जो भूमि सुधार, जो भूमि कानून हमने बनाए भूमि सुधार के लिए, उनका कहीं ना कहीं टकराव हो रहा था मौलिक अधिकारों के साथ, और विशेष रूप से किसके साथ? संपत्ति के अधिकार के साथ। क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में एक मूल अधिकार के रूप में था, जिसे बाद में हालांकि हटाया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन बहुत समय तक वो टकराव करता रहा। जब टकराव होता था तो जो भूमि सुधार हम करना चाहते थे, जो जमींदारी प्रथा को हम हटाना चाहते थे, उसका उन्मूलन करना चाहते थे, उसमें सरकार सफल नहीं हो पा रही थी। इस कारण नेहरू जी ने नवीं अनुसूची को बनाया और नवीं अनुसूची में जो कानून डाल दिए जाते थे उन पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो पाता था, जिससे कि सरकार अपने जो लैंड रिफॉर्म्स, जो भूमि सुधार करना चाहती थी, वो आसानी से हो जाते थे। बार बार सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी कोई बहस नहीं करवाता था, कोई सुनवाई नहीं करता था, क्योंकि जो कानून नवीं अनुसूची में डाल दिया गया उस पर बहस नहीं होती थी। हालांकि ये फैसला आगे चलकर केशवानंदा भारती केस में बदला। 24 अप्रैल 1973 में जो फैसला आया केशवानंद भारती केस का, उसमें कहा गया नहीं कि नवीं अनुसूची में जो कानून अब डाले जाएंगे 24 अप्रैल सन 1973 के बाद, उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन उससे पहले के जो कानून डाल दिए गए हैं नवीं अनुसूची में, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ठीक, हालांकि केशवानंद भारती केस अलग केस है, उस पर एक अलग वीडियो हम डिटेल में लाएंगे। अभी आप यहाँ पर इतनी सी बात समझिए, तो नवीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और कब जोड़ा गया इसको? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। क्यों? 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 414 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास आती हैं। बहुत बड़ा बहुमत था, 489 में से 414 सीटें किसके पास आती हैं? कांग्रेस पार्टी के पास। अब आप सोचिए, उस समय सीटों की संख्या 489 थी, ना कि 545 आज की तरह। तो 489 में से 414 सीटें लगभग कांग्रेस के पास हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में जो लोकसभा के सदस्य हो गए, वो किसके पास हो गए? एमपी किसके पास हो गए? कांग्रेस के पास। तो अब ये कहीं अपना दल ना बदल लें, कहीं दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, इसके लिए राजीव गांधी की गवर्नमेंट 10वीं अनुसूची लेकर आती है और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो ये कब आया है? 1985 में। और इसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक, दल बदल विरोधी कानून आप लिख लीजिए, कानून भी कहा जाता है। यदि कोई विधायक, कोई एमपी अपना दल बदलेगा तो उसे पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ सकता है, उसकी सदस्यता जा सकती है और सदस्यता चली जाएगी तो वह एमपी भी नहीं रहेगा। हालांकि दल बदल के अधिनियम, दल बदल का जो अधिनियम है उसकी कुछ शर्तें हैं, जिसके तहत कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधायक हमेशा विधायक रहेगा, जब तक 5 साल हैं तब तक विधायक रहेगा, पार्टी उसको नहीं हटा सकती। ठीक, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम अनुसूचियाँ पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ इसके बारे में। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वरुण गांधी का। ठीक है, वरुण गांधी अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, जबकि वो सांसद भी किससे हैं? बीजेपी से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी उनको निकाल क्यों नहीं देती पार्टी से, इतना उनके खिलाफ बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। देखिए, कारण है, दल बदल विरोधी कानून कैसे लागू हो रहा है, कब लागू नहीं हो रहा है, यही आपको याद रखना है ना। तो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। यदि बीजेपी ने वरुण गांधी को खुद पार्टी से निकाल दिया
अपने आप पार्टी ने कहा कि हम वरुण गांधी को पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो पार्टी की सदस्य तो नहीं रहेंगे, लेकिन वो एमपी रहेंगे, क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। ठीक, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ, अगर अब वरुण गांधी अगर पार्टी से अपने आप इस्तीफा देते, बोले मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, अगर वरुण गांधी ऐसा करते हैं तो वरुण गांधी एमपी भी नहीं रहेंगे। ठीक, ये एक खासियत है दल बदल विरोधी कानून की। हालांकि इसकी बहुत खासियत है, हम इसके बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। अलग से एक वीडियो 10वीं अनुसूची पर हम लाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ ये बातें याद रखनी है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन है? 10वीं अनुसूची, और ये कब लाई गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। अब हमारे पास दो अनुसूचियां बची हैं, 11वीं और 12वीं, तो इसको मैं मिटाता हूं। 11वीं अनुसूची, देखिए 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय, और 29 विषय हैं किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखना है, पंचायत से, यानी पंचायत के कार्य और शक्तियों का प्रावधान, कार्य, शक्तियां, दायित्व, इनका प्रावधान कहाँ किया गया है? 11वीं अनुसूची में। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से। ठीक, पंचायत से है। और इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा गया था। उस भाग का नाम है भाग 9 का। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 का। ठीक, भाग 9 का किससे जोड़ा गया है? इससे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। ठीक, अब इसके अलावा भाग 9 जोड़ा गया है। कौन सा? भाग 9 का नहीं, 9 का 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं, जो कि अभी आपने यहाँ पे लिखी है, 11वीं अनुसूची। और इसके अलावा इस अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। ठीक, 29 विषय ये है। और किससे संबंधित है ये? पंचायतों से। ठीक, पंचायत से भाग 9 जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। याद रखना है आपको। इसके बाद यही लिख देता हूं, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, और इनका संबंध किससे है? आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका से। ठीक, नगर पालिका के कार्य, नगर पालिका की शक्तियां, नगर पालिका के दायित्व, ये कहाँ पर हैं? 12वीं अनुसूची में हैं। तो इस तरह हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। बाद में कितनी जुड़ी? 4। तो 9, 10, 11, 12, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 11वीं और 12वीं, 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, और इसके तहत संविधान में जोड़ा गया भाग 9 का, भाग 9 का 9A। ठीक, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन अनुसूची में नहीं आएगा। बस एक अंतिम बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये 1992 में तो पारित हुआ, लेकिन ये 24 अप्रैल सन 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ संशोधन? 73वां संशोधन 24 अप्रैल सन 1993 को। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इन चीज़ों को आपको नोट करना है, और अच्छे से एक बार वीडियो को और देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अनुसूचियों के बारे में, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।